बहुत अच्छा सवाल है बच्चों। आज अगर अपन देखें हाउ यू विल जस्टिफाई द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, वही हमारा सेम फिनोमिना है। एट फर्स्ट कंसीडर द कंसेप्ट ऑफ द एरोमेटिसिटी। पहला वाला कंपाउंड क्या है बच्चों? पहला वाला कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है। अगर हम दूसरे वाले कंपाउंड की बात करें, दूसरा वाला कंपाउंड क्या है? दूसरा वाला कंपाउंड एरोमेटिक है। अगर हम तीसरे वाले की बात करें तो ये वाला जो कार्बन है, दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एज वेल एज दिस कार्बन इज ऑल्सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ऐसी परिस्थिति में अगर दोनों के दोनों sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं तो ये वाला जो मेरा कंपाउंड है इट विल बी नॉन एरोमेटिक। अब आपको एक बात पता है, आपको क्या बात पता है? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वह अनस्टेबल होते हैं, और एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं दे आर द मैक्सिमम स्टेबल हियर इन दैट कंडीशन। और ये जो होते हैं ये मॉडरेट लेवल के होते हैं, बीच में। तो ऐसी परिस्थिति में आज अगर हम देखें तो हु विल बी द मैक्सिमम स्टेबल? बी विल बी द मैक्सिमम स्टेबल। उसके बाद में सी विल कम हियर, और एट लास्ट ए विल बी देयर, दैट इज द ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल। तो आप अगर कभी भी इन मॉलिक्यूल की अगर स्टेबिलिटी को अगर कंसीडर करोगे तो आप कैसे निकालोगे? दे विल कम अकॉर्डिंग टू द एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी और नॉन एरोमेटिसिटी से निकलेगा। अब अगर हम इस वाले क्वेश्चन की बात करें, सुनना, बेंजीन पर CH2 नेगेटिव इज कॉमन एवरीवेयर। अब मैंने आपसे क्या बोला था बच्चों? देखो सबसे पहले हमें रेजोनेंस इफेक्ट देखना है। आज अगर हम सबसे पहले अगर रेजोनेंस इफेक्ट को अगर देखेंगे तो मैंने क्या बोला था? रेजोनेंस इफेक्ट या फिर आप लोगों का मीजोमेरिक इफेक्ट जो होता है, ये रेजोनेंस इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट कहां पर लगेगा? केवल और केवल ऑर्थो और पेरा पर लगेगा। अगर ये मेरे केवल और केवल ऑर्थो पेरा पर लगेगा, बेंजीन पर CH2 माइनस इज कॉमन एवरीवेयर। अब हमें देखना है NO2। NO2 क्या करता है बच्चों? माइनस M इफेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। क्लोरीन क्या करेगा? माइनस I इफेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। CH3 क्या करेगा? CH3 प्लस I इफेक्ट लगाएगा। और OCH3 क्या करेगा? OCH3 प्लस M लगाएगा। आप चाहो तो यहां पर प्लस H भी लगा सकते हो विद रेस्पेक्ट टू द बेंजीन। तो मैंने क्या बोला? every नेगेटिव चार्ज वांट टू बी द न्यूट्रल। अब आप मेरी बात को सुनना, OCH3 के पास में लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा, वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है बच्चों। आज अगर हम देखें तो ऐसे केस में आज अगर ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है तो मेरा आपसे ये कहना है, सिंस इट इज ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच और OCH3 अगर वो इलेक्ट्रॉनों को अगर डोनेट करता है तो व्हाट डू यू थिंक? माय नेगेटिव विल बिकम न्यूट्रल? नेवर। और वहां पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी इंक्रीज होगी और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सिव फोर्सेस क्रिएट होंगे। ऐसे केस में ये जो मेरा प्लस M वाला है ये मेरा इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा और डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। इलेक्ट्रॉन को डोनेट तो CH3 भी करेगा, लेकिन जितनी इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करने की टेंडेंसी तुम्हारे OCH3 की होगी, इसकी नहीं होगी। दैट इज द रीजन इट विल बी कंपेरेटिवली मोर स्टेबल। वो हमारा ज्यादा मतलब वो हमारा लिस्ट होगा। ये फिर भी इतना इलेक्ट्रॉनों को डोनेट नहीं कर रहा ना, तो कंपेरेटिवली मोर स्टेबल होगा। अच्छा, ये तो इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है, अगर ये इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ कर रहा है इसका मतलब वो डोनेट कर रहा है। तो ऐसे केस के अंदर यहां पर इसके न्यूट्रल होने के चांसेस हैं, और ये तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ कर रहा है। तो मैंने क्या बोला था? माइनस M वाले या माइनस I वाले हमेशा स्टेबल करेंगे और प्लस M प्लस I वाले क्या करेंगे? डिस्टेबलाइज करेंगे। तो इसकी तो विड्रॉइंग टेंडेंसी मैक्सिमम है, इलेक्ट्रॉनों को खतरनाक तरीके से अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट अगर करेगा तो उसके न्यूट्रल, अट्रैक्ट अगर करेगा तो वो न्यूट्रल होने के चांसेस बन जाएंगे, हमारा ये मैक्सिमम स्टेबल होगा। विड्रॉ ये भी करेगा लेकिन इतना नहीं कर पाएगा, थोड़ा कम होगा।
डोनेट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सिव फोर्सेस लगेंगे, और खतरनाक डोनेट कर रहा है और खतरनाक फोर्सेस लगेंगे. सो व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी? आंसर इज ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी इज ग्रेटर देन डी. मतलब आप वही कंसेप्ट है जो हम लोगों ने केटायन में यूज में लिया, द सेम कंसेप्ट वी आर यूजिंग हियर, बस थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंसेस, थोड़े थोड़े से चेंजेस हमें यहां पर देखना है. अब जैसे अपन इस वाले क्वेश्चन की बात करें, हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर ये फील करना है बच्चों कि मेरा NO2 कौन से इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है. NO2 जो होता है, NO2 माइनस M और माइनस I इफेक्ट को लगाएगा. अब ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने केटायन में भी डिस्कस करे, सेम थिंग वी हैव टू डिस्कस हियर. मेरे बेंजीन पर CH2 माइनस है, बेंजीन पर CH2 माइनस है, बेंजीन पर CH2 माइनस है, बेंजीन पर CH2 माइनस है. सो बेंजीन CH2 माइनस इज कॉमन एवरीवेयर. अब हमारा NO2 ग्रुप है, अब NO2 माइनस M को शो करेगा, लेकिन NO2 अपना माइनस M इफेक्ट कब लगा पाएगा? NO2 हमारा माइनस M इफेक्ट तब लगा पाएगा व्हेन इट इज कनेक्टेड एट द ऑर्थो और पैरा पोजीशन. तो यहां पर ये ऑर्थो पोजीशन है, यहां पर NO2 का माइनस M इफेक्ट लगेगा. आज अगर अपन देखें, ये मेटा पोजीशन है, माइनस M नहीं लगेगा, और ये पैरा पोजीशन है, यहां पर भी माइनस M इफेक्ट लगेगा. M इफेक्ट वाले जनरली क्या करते हैं? स्टेबलाइज कर देते हैं. तो आज अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू M इफेक्ट, अगर हम समझें तो M इफेक्ट वाले जनरली नेगेटिव को स्टेबल करते हैं. तो सबसे पहले M लगाना है, फिर I लगाना है. तो आप अगर देखोगे ये माइनस M वाला स्टेबलाइज करेगा, ये माइनस M वाला स्टेबलाइज करेगा. ऐसे केस में A और C जो होगा दैट विल बी कंपेरेटिवली मोर स्टेबल देन B एंड D. ये मेरे B और D के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होंगे. अब उसके बाद आपने M लगा दिया, M के बाद में आपको बच्चों I इफेक्ट को अप्लाई करना है. I कहां पर लगता है? सब जगह पर लगेगा, बट डिस्टेंस डिपेंडेंस को शो करेगा. इट विल शो बिगर माइनस I. डिस्टेंस हैज बीन इंक्रीज्ड, थोड़ा सा डाउन आएगा माइनस I, और डिस्टेंस इंक्रीज हो गई और माइनस I डाउन आएगा. अब C, A और C, मैंने क्या बोला? M इफेक्ट में आप पार्शियलिटी नहीं कर सकते कि ऑर्थो पर ज्यादा लगेगा, पैरा पर कम लगेगा, नहीं. M इफेक्ट इज कॉमन एट एवरीवेयर. तो ऐसे केस में मैंने आपसे क्या बोला? M से तो हम कंक्लूजन निकाल चुके, अब मुझे A और C में I से कंक्लूजन निकालना है. तो A में बड़ा माइनस I लग रहा है, माइनस I वाले नेगेटिव को स्टेबलाइज करेंगे, थोड़े से छोटे वाले कम स्टेबलाइज करेंगे. तो A वाला मेरा ज्यादा हो जाएगा, C वाला मेरा थोड़ा कम हो जाएगा. दिस इज योर B एंड दिस इज योर D. इन केस ऑफ द B एंड D, B वाला जो होता है ये थोड़ा सा माइनस I शो तो करेगा, D में तो वो भी नहीं हो रहा, तो B वाला ज्यादा स्टेबल होगा. सो योर B विल कम हियर एंड देन D विल कम हियर. तो आप अगर स्टेबिलिटी को अगर कंसीडर करोगे तो व्हाट विल बी योर आंसर? हमारा B आएगा, B के बाद में D आएगा, और दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी. हमारा आंसर इस प्रकार से आ जाएगा. तो जो केटायन में हमने कंसेप्ट फॉलो करा था, द सेम कंसेप्ट वी विल अप्लाई इन केस ऑफ द एनायन ऑल्सो. बट द वन थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर हियर कि आपको ये देखना है कि सबसे पहले हमें M लगाना है, M के बाद में हमें I लगाना है, फिर हमें हमारे आंसर को जस्टिफाई करना है. अब जैसे अगर अपन इस वाले क्वेश्चन को देखें, यहां पर OCH3 है, OCH3 में ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है, तो मेरा OCH3 प्लस M इफेक्ट को लगाएगा, इसी प्रकार से माइनस I इफेक्ट को लगाएगा. अब अगर आप इस कंसेप्ट को अगर अप्लाई करना चाहते हो तो हाउ यू विल अप्लाई? OCH3 इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा, इट इज कनेक्टेड एट द ऑर्थो पोजीशन. भाई OCH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट तो हर केस में करेगा, लेकिन हमें केवल ये देखना है कि मेरा OCH3 अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट अगर करता है तो नेगेटिव पर कब कब इंपैक्ट पड़ेगा. तो नेगेटिव पर कब कब इंपैक्ट पड़ेगा? जब ये ऑर्थो और पैरा पर कनेक्टेड होगा. तो देखना यहां पर आपका प्लस M इफेक्ट लगेगा, यहां पर अगर अपन देखें तो इस जगह पर भी आपका प्लस M इफेक्ट लगेगा,
आज अगर आपका दोनों बार में अगर प्लस एम इफेक्ट लग रहा है तो देखो उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये और इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है, इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आज अगर हम एम इफेक्ट की अगर बात करें तो एम इफेक्ट के अकॉर्डिंग अगर आपसे कोई पूछे कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा तो आपका बी और आपका जो डी है दैट विल बी कंपैरेटिवली मोर स्टेबल देन ए एंड सी। ये मेरे ए और सी से ज्यादा स्टेबल होंगे या ए और सी कम स्टेबल होंगे क्योंकि ऑलरेडी वो इलेक्ट्रॉन रिच है। आज अगर ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है तो और इलेक्ट्रॉन अगर देगा तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सिव फोर्सेस लगेंगे, वो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सिव फोर्सेस यहां पर स्टेबिलिटी को क्या कर देंगे, डाउन कर देंगे। अब एक बार आपने एम लगा दिया, एम के बाद में आपको क्या लगाना पड़ेगा, एम के बाद में आपको आई इफेक्ट को अप्लाई करना है। जैसे ही आप आई इफेक्ट लगाओगे OCS3 का बड़ा माइनस आई, यहां पर थोड़ा छोटा माइनस आई और यहां पर छोटा माइनस आई। अब सुनना, हमें बी और डी का कंपैरिजन करना है तो दिस इज योर बी एंड दिस इज योर डी। विड्रॉ करने वाले हमेशा क्या करेंगे, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। तो दिस इज योर बी और दैट इज योर डी। बी में माइनस आई लग रहा है जो कि स्टेबलाइज करेगा, तो आई थिंक बी विल कम फर्स्ट और बी के बाद में आपका डी विल कम देयर। ए और सी की बात करें, ए वाला आपका ज्यादा विड्रॉ कर रहा है जबकि सी वाला इतना नहीं कर रहा है, तो जो ज्यादा विड्रॉ करेगा अकॉर्डिंग टू आई इफेक्ट दैट विल कम फर्स्ट, ए विल बी देयर और उसके बाद में सी विल बी देयर एंड दिस वन विल बी द ऑर्डर ऑफ दिस कार्ब एनायन। हमारा आंसर इस प्रकार से आ जाएगा। तो कभी भी अगर आपको कार्ब एनायन की अगर स्टेबिलिटी अगर आपको जस्टिफाई करना है तो आप इस प्रकार से कार्ब एनायन को जस्टिफाई कर सकते हैं। अब जैसे अपन इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, सुनना, अगर हम इस क्वेश्चन को अगर कंसीडर करें तो यहां पर क्या है बच्चों, रेजोनेंस किसी में भी नहीं होगा, एरोमेटिसिटी किसी में भी नहीं होगा, इंडक्टिव की अगर अपन बात करें, यहां पर एक कंसेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूं। ये वाला जो कार्बन है ये sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। और आपको एक बात पता होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.25 होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.75 होगी, जबकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.50 होगा। और यू नो वेरी वेल वन कंसेप्ट कि व्हेन एवर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, आज अगर हम देखें व्हेन एवर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम गेट्स नेगेटिव चार्ज, आज अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर अगर नेगेटिव आएगा देन इट्स स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। तो ऐसी परिस्थिति में यहां पर उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो आपको पता है दैट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैविंग द नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी। थोड़ा सा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव आएगा, इतना स्टेबल नहीं होगा, लिस्ट वाले पर वो नहीं होगा। तो आज अगर आप इनकी स्टेबिलिटी को अगर कंपेयर करोगे तो आंसर विल बी कंसीडर्ड एज अ 1 2 3। तो यहां पर हमने जो आंसर निकाला वो, या आप इसको ऐसे भी कंसीडर कर सकते थे क्या कि ट्रिपल बॉन्ड की विड्रॉइंग टेंडेंसी ज्यादा होती है, डबल की थोड़ी सी कम होती है, सिंगल की और कम होती है। ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा विड्रॉ करेगा तो नेगेटिव को स्टेबलाइज करेगा, ये थोड़ा सा कम और ये और कम होगा। याद रखना ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पर नेगेटिव फेवरेबल होता है, लेकिन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज एडवर्स होता है। तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पर नेगेटिव इज फेवरेबल, तो हमारा ये मोस्ट स्टेबल होगा और वो हमारा लीस्ट स्टेबल होगा। इसके बिहाफ पर आप स्टेबिलिटी को जस्टिफाई कर सकते हो। अब अपन एक बार इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, यहां पर आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। अब अपन देखते हैं इसको, यहां पर अगर हम देखें तो ये वाला जो मेरा मॉलिक्यूल है इट विल शो द रेजोनेंस। यहां पर अगर अपन देखें तो रेजोनेंस नहीं होगा, इधर भी अगर अपन देखें तो रेजोनेंस नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि अगर कोई भी नेगेटिव चार्ज, अगर कोई भी लोन पेयर आज अगर डबल बॉन्डेड कार्बन पर अगर आता है तो वो रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेता। अगर ये मेरा रेजोनेंस अगर करेगा तो इसका मतलब इट विल बी द मैक्सिमम स्टेबल।
ये भी रेजोनेंस नहीं करेगा, ये भी रेजोनेंस नहीं करेगा, वो भी नहीं करेगा। हम हमारे आंसर को कैसे जस्टिफाई करेंगे? इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है sp। इस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है? इस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है sp2। और इस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है? इस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है sp3। sp इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोगों ने अभी डिस्कस करी थी 3.25। इस वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने आपको अभी बताई थी 2.75 और इस वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी मैंने आपको अभी जस्ट बताई है 2.50। रेजोनेंस के कारण ये तो मैक्सिमम स्टेबल हो गया, बाकी तीन में रेजोनेंस नहीं हो रहा। दिस इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैविंग द नेगेटिव विल बी मोस्ट स्टेबल। थोड़ा सा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैविंग द नेगेटिव विल बी थोड़ा लेस स्टेबल, और पुअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल हैव द नेगेटिव विल बी द लीस्ट स्टेबल। तो ये तो रेजोनेंस के कारण मैक्सिमम स्टेबल हो गया। और इन तीनों की अगर अपन बात करें तो हमारा ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी विल बी लाइक दैट A इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन C इज ग्रेटर देन D। तो आप अगर इन मॉलिक्यूल का अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी को अगर निकालोगे तो ये तो पहला वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से शो करने के कारण मोस्ट स्टेबल होगा, बाकी हमारा इस प्रकार से कंसीडरेबल होगा। तो वो हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से निकाला। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से हमने बताया कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पर जब कभी भी नेगेटिव आएगा सो दैट विल बी द फेवरेबल, लेकिन अगर उसके ऊपर कभी पॉजिटिव अगर आता है तो दैट विल बी द एडवर्स। तो हमने उस हिसाब से आंसर को जस्टिफाई करा। अब यहां पर एक टॉपिक आता है बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। हम लोग वैसे तो फ्री रेडिकल को पढ़ चुके हैं, और फ्री रेडिकल भी कहीं ना कहीं उन्हीं कंसेप्ट्स को फॉलो करता है जिन कंसेप्ट्स को आप लोगों ने केटायन या एनायन ने शो करा। जैसे आज अगर हम फ्री रेडिकल को अगर कभी भी देखें, फ्री रेडिकल का मतलब क्या होता है? आज अगर ये कोई कार्बन है और अगर इसके पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है, तो यदि मैं कार्बन पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर काउंट करूंगा तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट कार्बन एटम विल बी 7। आज अगर इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये वाला जो मेरा मॉलिक्यूल होगा इट विल बी द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और आज अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अगर होगा तो इसको अगर कोई इलेक्ट्रॉन अगर देता है तो वो स्टेबलाइज करेगा, और अगर इससे कोई और लेता है तो वो डिस्टेबलाइज करेगा। इसीलिए आप देखो मैंने क्या लिख रखा है, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। आज अगर ये मेरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को आज अगर आपने इससे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर जोड़ दिया तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर देगा तो बेचारा ये तो डेफिशिएंट है, इस डेफिशिएंट की मदद ही कर रहा है ना, आज इसकी हेल्प कर रहा है ना। आज अगर इसकी हेल्प अगर कर रहा है, ऐसे केस में मैंने आपसे क्या बोला, यहां पर स्टेबिलिटी क्या होगी, इधर हमारी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। लेकिन आज अगर उसी फ्री रेडिकल से अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर नहीं जुड़, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर नहीं जुड़ रहा और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर कनेक्टेड है, तो ये तो बेचारा पहले ही डेफिशिएंट है, इससे ये और इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट कर रहा है, इससे ये और इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ कर रहा है, तो वो ऑलरेडी डेफिशिएंट है। मतलब ये तो वही वाली बात हो गई कि जले पर और नमक छिड़कने का काम कर रहा है। ऐसे केस में यहां पर जो होगा वो स्टेबिलिटी और क्या हो जाएगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो हमने क्या बोला, जो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेंगे ये क्या है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं। अगर ये कभी भी रेडिकल से अगर कनेक्ट होंगे दे विल स्टेबलाइज द फ्री रेडिकल। लेकिन ये सारे के सारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, ये क्या करेंगे, दे विल डिस्टेबलाइज फ्री रेडिकल। तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लस एम प्लस एच प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द माइनस एम माइनस एच और माइनस आई। अब हम इसके एप्लीकेशंस, बच्चों जो कंसेप्ट आपने पढ़ा सेम कंसेप्ट लगेगा, एरोमेटिसिटी, गो विद द रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट। जैसे आज हमारे सामने ये वाला क्वेश्चन है, सबसे पहला आपका काम क्या है, सबसे पहला काम है आपका क्या, रेजोनेंस को चेक करना, क्योंकि एरोमेटिसिटी किसी में भी नहीं है। क्या मेरा पहला वाला फ्री रेडिकल रेजोनेंस को शो करेगा, नहीं। क्या ये मेरा फ्री रेडिकल रेजोनेंस को शो करेगा, अगेन नो। क्या ये वाला फ्री रेडिकल रेजोनेंस को शो करेगा,
यस इट विल शो द रेजोनेंस। क्या ये वाला फ्री रेडिकल रेजोनेंस को शो करेगा? ना, इट विल अगेन नॉट शो द रेजोनेंस। आज अगर यहां पर एक जना अगर आपका रेजोनेंस को अगर शो कर रहा है तो इसके रेजोनेंस को शो करने का मतलब आज हमारा यह मैक्सिमम स्टेबल हो गया। मतलब कंक्लूजन क्या निकला? आज आपका सी विल बी द मैक्सिमम स्टेबल। अब हाइपर कॉन्जुगेशन, हाउ यू विल कंसिडर द हाइपर कॉन्जुगेशन? विद हेल्प ऑफ द व्हाट? अल्फा हाइड्रोजन एटम। अल्फा हाइड्रोजन अगर अपन देखें तो रेडिकल के पड़ोस में इधर 2 हाइड्रोजन है, रेडिकल के पड़ोस में इधर हमारे 2 हाइड्रोजन है, तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं? 4। अगर आप देखो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? इधर 3, यहां पर 2 हैं और उधर भी आपके 2 हैं। तो ऐसे केस में आपके हाइड्रोजन कितने हैं? 3 2 5 2 7। इधर अल्फा हाइड्रोजन आपके पास 7 है। ये तो यूं ही अपने आप में मैक्सिमम स्टेबल है, तो आपका तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। यहां पर अगर अपन देखें तो मेरे पास में अल्फा हाइड्रोजन 1 है, तो हमें ये पता लग गया कि ये वाला जो मेरा मोलिक्यूल है दैट इज द मैक्सिमम स्टेबल हियर बिकॉज इट इज शोइंग द रेजोनेंस। नाउ द फर्स्ट स्ट्रक्चर, सेकंड स्ट्रक्चर एंड फोर्थ स्ट्रक्चर इज नॉट शोइंग द रेजोनेंस। सो हाउ यू विल कैटेगराइज द स्टेबिलिटी? अकॉर्डिंग टू द अल्फा हाइड्रोजन, as the number of alpha hydrogen increases, hyperconjugation increases. As the hyperconjugation increases, yeah, stability of the molecule increases. In that condition, how you will give the answer? The third is maximum stable, and due to the maximum number of alpha hydrogen, B will come there. After that, it is having 4 alpha hydrogen, then A will come, and finally your D will come here, and that is the order of the stability. According to that, you can find out the answer of the question. So the answer of this question will be considered as how you can consider your C will be the maximum stable. After the C, who will come? Then B will come. After the B, A will come, and finally your D will be there. That is the order of the stability of following carbocations. So whenever you want to find out the stability, so this is the order of the stability here. अगर हम इस वाले क्वेश्चन को देखें, सी द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखो एरोमेटिसिटी फंडा नहीं लग सकता। मैंने आपसे क्या बोला? एरोमेटिसिटी फिनोमिना कब यूज में आता है? एरोमेटिसिटी फिनोमिना तब हमारा यूज में आता है जब हमारा कोई मॉलिक्यूल उस रेडिकल के कारण अगर एरोमेटिक हो। अब हमें इस चीज का अंदाजा कैसे लगेगा? आज अगर मैं सब में से अगर रेडिकल हटा दूं तो क्या ये बेंजीन एरोमेटिक नहीं कहलाएगा? क्या ये दोनों बेंजीन एरोमेटिक नहीं कहलाएंगे? क्या मेरे ये तीनों एरोमेटिक नहीं कहलाएंगे? बिल्कुल कहलाएंगे। ये तो वैसे भी एरोमेटिक नहीं है, तो एरोमेटिसिटी नहीं लग सकता। तो अब आपको रेजोनेंस देखना है। अब देखना इधर अगर आप देखोगे तो यहां पर कितनी कॉन्जुगेटेड पोजीशंस हैं। आज अगर आप देखोगे तो यहां पर कॉन्जुगेटेड पोजीशंस कितनी है? यहां पर अगर हम देखें तो कॉन्जुगेटेड पोजीशंस कितनी है? यहां पर हमारी कॉन्जुगेटेड पोजीशंस आएगी 4। अगर यहां पर कॉन्जुगेटेड पोजीशंस अगर 4 है तो ऐसे केस में इधर अपन कॉन्जुगेटेड पोजीशंस को अगर चेक करेंगे तो कितनी आएगी? यहां पर हमारी कॉन्जुगेटेड पोजीशंस आएगी कितनी? यहां पर हमारी कॉन्जुगेटेड पोजीशंस आएगी 7। अगर आप यहां पर अगर फाइंड आउट करोगे तो कितनी कॉन्जुगेटेड पोजीशंस आएगी? यहां पर 3 है, 4, 3 7 और यहां पर आएगा 10। तो इधर हमारी कॉन्जुगेटेड पोजीशन। हम इस वाले कंपाउंड के अंदर अगर स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करना चाहते हैं, बच्चों देखो हमें सबसे पहले जो कंसेप्ट यहां पर यूज में लेना है दैट इज बेसिकली नोन एज द रेजोनेंस। अगर हम यहां पर अगर रेजोनेंस को अगर कंसीडर करेंगे तो रेजोनेंस में हमें यहां पर यह देखना है कि कौन सा मॉलिक्यूल कितना रेजोनेंस को शो करेगा। अब मुझे इस चीज का अंदाजा कैसे लगेगा? अंदाजा लगता है कॉन्जुगेटेड पोजीशंस से। What is the meaning of the conjugated positions? That how many positions are there who will show the resonance या who will take part in resonance? जैसे अगर अपन इस वाले मॉलिक्यूल को देखें, ये रेडिकल डबल के साथ रेजोनेंस करेगा, ये डबल इस डबल के साथ रेजोनेंस करेगा, ये डबल इस डबल के साथ रेजोनेंस करेगा। ऐसे केस में कॉन्जुगेटेड पोजीशंस 4 हैं। अगर हम यहाँ पर देखें
तो यहाँ पर ये डबल इसके साथ, ये डबल इसके साथ, ये डबल इसके साथ, ये इसके साथ, वो उसके साथ, तो टोटल कितनी पोजीशंस रेजोनेंस करेगी? 7। यहाँ पर अगर अपन देखें तो कितनी पोजीशंस रेजोनेंस करेगी? 10। और आप अगर उसके अंदर देखेंगे तो वहाँ पर कितनी पोजीशंस रेजोनेंस करेगी? केवल 3। ऐसे केस में आज अगर हम यहाँ पर अगर इस चीज को अगर समझें कि सबसे ज्यादा रेजोनेंस किसमें होगा, जिसमें जितनी ज्यादा कॉन्जुगेटेड पोजीशंस होगी। आज अगर हम कॉन्जुगेटेड पोजीशंस की बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा होगा, यानी कि यहां पर रेजोनेंस भी सबसे ज्यादा होगा। और अगर रेजोनेंस भी सबसे ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी भी सबसे ज्यादा होगी। और अगर स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी तो हु विल कम फर्स्ट? हमारा यहां पर सी सबसे पहले आएगा। इसमें फिर रेजोनेंस थोड़ा सा कम है क्योंकि कॉन्जुगेटेड पोजीशंस थोड़ी सी कम है, तो फिर बी आएगा। इसके बाद और थोड़ा कम रेजोनेंस हो रहा है, फिर आपका ए आएगा, और ए के बाद में तुम्हारा लास्ट में डी आ जाएगा। सो दैट इज द ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ दीज फ्री रेडिकल्स। हम यहाँ पर अगर स्टेबिलिटी को डिसाइड करेंगे तो वी कैन कंसिडर द आंसर ऑन बिहाफ ऑफ द रेजोनेंस। इसी प्रकार आज अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, अब आप एक बार इस वाले क्वेश्चन को देखना, हमें ये देखना है कि कौन सा रेडिकल रेजोनेंस करेगा कि नहीं करेगा। हमें एक्चुअली रेडिकल की स्टेबिलिटी को चेक करना है। अब आप देखना, आज अगर आप रेडिकल की स्टेबिलिटी को अगर चेक करना चाहते हो तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? क्या मेरा फ्री रेडिकल रेजोनेंस करेगा? तो यहां पर अगर अपन देखें रेजोनेंस ऑफ फ्री रेडिकल, यहां पर आपका फ्री रेडिकल रेजोनेंस करेगा। क्या मेरा फ्री रेडिकल रेजोनेंस करेगा? रेजोनेंस ऑफ फ्री रेडिकल, हमारे फ्री रेडिकल के अंदर रेजोनेंस नहीं होगा। और अगर देखें क्या ये फ्री रेडिकल रेजोनेंस करेगा, यहां पर अगर हम देखें तो अगेन मेरा फ्री रेडिकल रेजोनेंस नहीं करेगा। आज बेंजीन अंदर रेजोनेंस कर रहा है, वो मेरे लिए मायना नहीं रखता बात। मेरे लिए कौन सी बात मायना रखती है? मेरे लिए ये बात मायना रखती है कि भाई मुझे फ्री रेडिकल की अगर स्टेबिलिटी फाइंड आउट करना है, इफ आई वांट टू फाइंड आउट द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, देन विच फ्री रेडिकल विल शो द रेजोनेंस और विच फ्री रेडिकल विल नॉट शो द रेजोनेंस। Whether my benzene is showing the resonance, but that is useless for me, that is worthless for me, because I want to find out the stability of free radical. So we have to see which free radical is taking part in the resonance. That is more important for us. So if we will talk about the first structure, so in the first structure your free radical will show the resonance, your free radical will take part in the resonance. In that condition यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रेजोनेंस होगा, ना रेजोनेंस इसमें होगा, ना रेजोनेंस इसमें होगा। तो ऐसी परिस्थिति में अगर यहाँ पर आपका रेजोनेंस अगर होगा तो दैट इज द रीजन कि ये वाला जो मेरा मॉलिक्यूल होगा इट विल बी द मैक्सिमम स्टेबल। इसमें भी रेजोनेंस नहीं होगा, इसमें भी रेजोनेंस नहीं होगा। इफ बोथ विल नॉट शो द रेजोनेंस, तो सीधी सी बात है हाउ वी विल कंसीडर। रेडिकल के रेस्पेक्ट में ये मेरा अल्फा कार्बन कहलाएगा जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन 2 होंगे, लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे तो अल्फा हाइड्रोजन 0 होंगे, क्योंकि मैंने अल्फा हाइड्रोजन की डेफिनेशन क्या बताई थी? किसी भी फ्री रेडिकल के एडजेसेंट कार्बन को, जिस कार्बन पर फ्री रेडिकल है उसका एडजेसेंट कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है, बट द कंडीशन इज दैट वोट दैट कार्बन शुड बी द sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो यहां पर नहीं होगा। अब यहां पर अगर हाइपर कॉन्जुगेशन अगर होगा तो ऐसे केस में वो स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देगा, जबकि ये लीस्ट स्टेबल होगा। और वैसे भी मैं आपको एक बात बताऊं, यहां पर अगर हम समझें तो मैं एक चीज आपको क्या बताना चाहता हूं, मैं एक चीज आपको ये बताना चाहता हूं बच्चों कि जिस प्रकार से बेंजीन पर प्लस अनस्टेबल होता है उसी प्रकार से बेंजीन पर रेडिकल भी अनस्टेबल होता है। अगर मेरे बेंजीन पर अगर प्लस अनस्टेबल है तो बेंजीन पर रेडिकल भी अनस्टेबल होगा।
तो ये वाला मेरा लिस्ट स्टेबल होगा। तो आज अगर आप इनकी स्टेबिलिटी को अगर कंपेयर करोगे तो व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी? ए विल बी द मैक्सिमम स्टेबल, देन बी विल कम एंड फाइनली योर सी विल कम हियर। दैट इज द ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ दीज फ्री रेडिकल्स। तो आज अगर आप स्टेबिलिटी देखोगे तो आपको इस बिहाफ पर आंसर को जस्टिफाई करना है। आज अगर हम इस वाले क्वेश्चन को देखें, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगर हमें इन रेडिकल की स्टेबिलिटी को समझना है, सुनना बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या ये वाला मेरा फ्री रेडिकल रेजोनेंस करेगा? करेगा। कैसे? डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट विद द फ्री रेडिकल। लेकिन सुनो, क्या यह फ्री रेडिकल रेजोनेंस करेगा? मैंने आपको इसके पहले वाले स्ट्रक्चर में मैंने क्या बोला था? मैंने बताया था इफ फ्री रेडिकल कम्स ऑन डबल बॉन्डेड कार्बन। आज अगर आपका फ्री रेडिकल डबल बॉन्डेड कार्बन पर आएगा देन इट विल नॉट शो रेजोनेंस। तो ये वाला जो मेरा मॉलिक्यूल होगा यह रेजोनेंस को शो नहीं करेगा। ऐसे केस में आज अगर यह रेजोनेंस को अगर शो नहीं करेगा तो आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यहां पर इट विल नॉट शो रेजोनेंस। तो ये मेरा रेजोनेंस को शो नहीं करता, इसी के कारण हमने यहां पर रेजोनेंस के लिए मना कर दिया। अगर मैं अगले वाले की बात करूं तो क्या ये रेडिकल डबल बॉन्डेड कार्बन पर आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है। अगर ये रेडिकल डबल बॉन्डेड कार्बन पर अगर आ रहा है तो क्या ये रेजोनेंस करेगा? नहीं करेगा। क्या ये रेडिकल डबल बॉन्डेड कार्बन पर आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है। क्या ये रेजोनेंस करेगा? नहीं करेगा। मतलब अगर इसमें अगर रेजोनेंस अगर हो रहा है तो ये मेरे लिए मैक्सिमम स्टेबल है, और आज अगर इन दोनों में रेजोनेंस नहीं हो रहा दे विल बी कंपैरेटिवली लेस स्टेबल। Now if I want to find out who will be more stable between the B and C, how you will give the answer? अब अगर आप अपने आंसर को जस्टिफाई करना चाहते हो तो कैसे जस्टिफाई करोगे? सी द अल्फा हाइड्रोजन। मैंने अल्फा हाइड्रोजन की डेफिनेशन क्या बोली? किसी भी फ्री रेडिकल का एडजेसेंट कार्बन जो कि sp3 होता है वो अल्फा कार्बन होता है, और उस अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन कनेक्टेड होते हैं वो हमारे अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो ये मेरा फ्री रेडिकल है, इसका ये पड़ोस वाला कार्बन sp3 है और ये वाला जो कार्बन है ये sp2 है। ये मेरा फ्री रेडिकल है, ये वाला कार्बन भी sp2 है और ये वाला कार्बन भी sp2 है। तो आज आप बताओ, क्या यहां पर अगर हम देखें तो हम इसको अल्फा कार्बन कॉल कर सकते हैं? यहां पर रेडिकल के रेस्पेक्ट में कोई भी अल्फा नहीं माना जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में आप अगर अल्फा हाइड्रोजन की बात करोगे ना तो 0 आएगा, जबकि यहां पर अगर आप देखोगे तो आपके अल्फा हाइड्रोजन 2 आएंगे, अल्फा कार्बन आपका 1 माना जाएगा। तो आज मैंने क्या बोला, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा वो हाइपर कॉन्जुगेशन को शो करेगा। आज अगर हाइपर कॉन्जुगेशन को अगर शो करेगा तो वह जो मेरा हाइपर कॉन्जुगेशन है वो स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देगा, जबकि यहां पर तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं होगा। अगर होगा तो देखो ये तो मेरा मैक्सिमम स्टेबल हो गया, इसमें ना रेजोनेंस हो रहा है ना हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, इसमें एटलीस्ट हाइपर कॉन्जुगेशन तो हो रहा है। तो ये वाला जो मेरा कंपाउंड होगा इट विल बी द लीस्ट स्टेबल। ये वाला जो होगा that will be the maximum stable, and if you want to find out the order of the stability then order of the stability will be considered as a 1 is greater than 2 is greater than 3, या it will be considered as a A is greater than B is greater than C। तो आपको ये याद रखना है, और आप चाहो तो इसको एक तरीके से और देख सकते हो। कैसे बच्चों? डबल बॉन्ड का काम विड्रॉ करने का होता है। इस रेडिकल के दोनों तरफ डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ करेंगे। ये भी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ करेगा। जब दोनों विड्रॉ अगर करेंगे ना तो वो मेरे रेडिकल को डिस्टेबलाइज करेंगे। इसमें कम से कम एक तरफ विड्रॉ वाला है, दूसरी तरफ तो डोनर है, बिकॉज वो सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, वो डोनर को होता है, तो वो मेरा कंपेरेटिवली ज्यादा स्टेबल होगा। तो आप किसी भी तरीके से एक्सप्लेनेशन को समझो, आप किसी भी तरीके से एक्सप्लेनेशन को कंसिडर करो, हमारा आंसर यही आने वाला है।
जैसे ये वाला क्वेश्चन भी एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। एक बार हम इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अब आपको देखना है, देखो रेजोनेंस कौन कर रहा है। अगर हमसे अगर कोई पूछता है रेजोनेंस कौन कर रहा है, तो सुनना, ये हमारा रेजोनेंस करेगा। आज अगर ये वाला हमारा रेजोनेंस अगर करेगा तो देखना, अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं। देखो अगर इसने रेजोनेंस अगर करा, हाउ इट विल शो द रेजोनेंस, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन और ये वाला एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आपके बीच में आ जाएगा, और जैसे ही बीच में अगर आ जाएगा तो एक बॉन्ड आपका इधर, एक बॉन्ड आपका इधर, और इट विल कम हियर। ठीक है। अगली बार में अगर आप और रेजोनेंस करवाओगे, हाउ यू विल डू द रेजोनेंस, यहां पर अगर अपन देखें तो ये वाला एक इलेक्ट्रॉन इधर, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन इधर, एज यू विल डू द रेजोनेंस, सो व्हाट विल हैपन, यहां पर ये डबल बॉन्ड इधर, ये डबल बॉन्ड इधर, और ये डबल बॉन्ड इधर। अच्छा, रेजोनेंस ये भी करेगा। अब एक बार अपन इसका भी रेजोनेंस कर कर देखते हैं। अगर आपने रेजोनेंस अगर करा तो हाउ यू विल शो द रेजोनेंस, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन आपका इधर बच जाएगा। तो आप इसको कैसे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, देखो इधर आपका डबल बॉन्ड आ गया, एक बॉन्ड आपका इधर बन गया, एक डबल बॉन्ड आपका इधर भी आ जाएगा। एक सेकेंड, इसको मैं दोबारा ड्रॉ करता हूं, शायद थोड़ा सा यहां पर गलत हो रहा है हमसे। वैसे तो सही है, ऐसी कोई यहां पर प्रॉब्लम नहीं है। आपने एक डबल बॉन्ड इधर बना दिया, एक डबल बॉन्ड आपका इधर रह गया, और इस वाले कार्बन पर अगर हम देखें तो इस वाले कार्बन पर हमारा क्या होगा, इस वाले कार्बन पर ऑड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो अब आप सुनना, रेजोनेंस इसने भी करा, रेजोनेंस इसने भी करा, लेकिन पता है यहां पर क्या हुआ, आफ्टर द रेजोनेंस, अगर आप यहां पर अगर देखोगे, आफ्टर द रेजोनेंस डबल बॉन्डेड कार्बन, यहां पर अगर अपन देखें, आफ्टर द रेजोनेंस डबल बॉन्डेड कार्बन गेट्स फ्री रेडिकल। अगर हम देखें तो रेजोनेंस के बाद में जो मेरा डबल बॉन्डेड कार्बन होगा उसके ऊपर फ्री रेडिकल आ जाएगा, जबकि आफ्टर द रेजोनेंस सिंगल बॉन्डेड कार्बन पर रेडिकल है। डबल बॉन्डेड में बार बार क्या रिपीट कर रहा हूं, डबल बॉन्डेड कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पर रेडिकल कभी फेवरेबल नहीं होते। आज इसने ऐसे रेजोनेंस करा कि डबल बॉन्डेड कार्बन पर रेडिकल आ रहा है। तो आज आप सोचो, आफ्टर द रेजोनेंस अगर डबल बॉन्डेड कार्बन पर अगर रेडिकल आ रहा है, मुझे पता है कि ये लेस स्टेबल बन रहा है, तो मुझे बताओ, अगर वो शुरू में कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल है और रेजोनेंस के बाद अगर वो लेस स्टेबल बन रहा है, तो डू यू रियली थिंक कि वो रेजोनेंस करना चाहेगा? अगर हम इस वाले कंपाउंड, आज अगर आप देखोगे तो जैसे इसने रेजोनेंस करा तो शुरू में भी सिंगल बॉन्डेड कार्बन पर रेडिकल था, आफ्टर द रेजोनेंस अगेन सिंगल बॉन्डेड कार्बन इज हैविंग द रेडिकल। तो व्हाट इज द पॉइंट, यहां पर अगर हम देखें तो मेरे सिंगल बॉन्डेड कार्बन पर रेडिकल है, यहां पर डबल बॉन्डेड कार्बन पर रेडिकल है, डबल बॉन्डेड कार्बन पर रेडिकल इज नॉट द फेवरेबल। तो जैसे इसने रेजोनेंस करा, इट इज गोइंग टू बिकम अ लेस स्टेबल स्ट्रक्चर। सो डू यू रियली थिंक दिस मॉलिक्यूल विल शो द रेजोनेंस? नेवर. So its resonance tendency will be decreases, or as the resonance tendency will be decreases, this molecule will be comparatively less stable. In that condition, what is the order of the stability? 1 is greater than 2. तो कभी भी अगर आपको यहाँ पर स्टेबिलिटी को अगर फाइंड आउट अगर करना हो, तो हाउ यू विल फाइंड आउट द स्टेबिलिटी, रेजोनेंस ये भी करेगा, ये भी करेगा। या तो आप ऐसा देख लो, इसके अंदर ज्यादा रेजोनेंस होगा, उसमें कम रेजोनेंस होगा, तो हम सेपरेशन वैसे ही कर सकते हैं। फिर भी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपसे यह चीज कहना चाह रहा हूं कि जो दूसरा वाला हमारा मॉलिक्यूल है, इसकी रेजोनेंस करने की जो टेंडेंसी होगी, इसकी रेजोनेंस को शो करने की जो टेंडेंसी होगी, वो कंपैरेटिवली कम होगी, क्योंकि आफ्टर द रेजोनेंस इट इज नॉट बिकमिंग अ गुड स्ट्रक्चर, इट इज नॉट बिकमिंग द स्टेबल स्ट्रक्चर, सो विल हैव लेस रेजोनेंस टेंडेंसी, सो विल बिकम द कंपैरेटिवली लेस स्टेबल। सो दैट इज द ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी हियर। अगर हम अगले वाले क्वेश्चन को अगर देखें, तो अगले वाले क्वेश्चन को मैं चाहता हूं कि आप अगर अपना दिमाग अगर लगाएंगे, अगर आप अपना दिमाग को अगर यूज में लेंगे, तो आई होप बड़ा आसानी से आप इस क्वेश्चन को जस्टिफाई कर सकते हो। वही फंडा हमें फॉलो करना है।
वही कंसेप्ट हमें फॉलो करना है। एट फर्स्ट गो विद द एरोमेटिसिटी, गो विद द रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट। आप अगर इन कंसेप्ट्स को, अगर आप इन पॉइंट्स को अगर सिलसिलेवार तरीके से अगर यूज में लोगे, एक सीक्वेंस में अगर यूज में लोगे, तो आई एम डैम श्योर कि आपके आंसर्स बड़े आसानी से आ जाएंगे। तो एक बार आप इसको यहाँ पर करने की कोशिश करो, एक बार आप अपने दिमाग यहाँ पर लगाने का कोशिश करो, आप एक बार अपनी तरफ से ट्राई करो, मुझे लगता है कि चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। हम यहाँ पर इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, यू हैव टू लुक। सबसे पहले बात आती है एरोमेटिसिटी की। इन चारों के चारों स्ट्रक्चर में नो वन इज एरोमेटिक हियर। अगर इन चारों में अगर एक जना भी एरोमेटिक नहीं है, तो सीधी सी बात है, वी विल नॉट फॉलो द एरोमेटिसिटी हियर। सिंस वी विल नॉट फॉलो द एरोमेटिसिटी हियर, सो व्हाट, अब आपका कंसेप्ट जो आएगा, आपका एरोमेटिसिटी वाला कंसेप्ट तो लग नहीं पा रहा। अगर तुम्हारा एरोमेटिसिटी वाला कंसेप्ट अगर नहीं लग रहा, गो विद रेजोनेंस। अब देखो, गो विद रेजोनेंस में क्या ये रेजोनेंस करेगा? नो। मैं बार बार बोल रहा हूं, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम हैविंग द रेडिकल विल नॉट शो द रेजोनेंस। क्या मेरा दूसरा वाला रेजोनेंस करेगा? एग्जैक्टली ये रेजोनेंस करेगा। क्या मेरा तीसरा वाला रेजोनेंस करेगा? यहां पर भी कोई रेजोनेंस नहीं होगा। ऐसे केस में यहां पर अगर अपन देखें तो अगेन रेजोनेंस विल नॉट बी देयर। क्या ये रेजोनेंस करेगा? 100% रेजोनेंस करेगा। कंडीशन है डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट विद द फ्री रेडिकल। इसका मतलब क्या हुआ? सेकंड और फोर्थ, यानी जो बी और डी है, इफ बोथ आर शोइंग द रेजोनेंस और ए और सी इज नॉट शोइंग द रेजोनेंस, सो व्हाट इट मीन, our B and D will be comparatively more stable than A and C। अब अगर अपन इन दोनों की अगर बात करें, रेजोनेंस इसमें हो रहा है, रेजोनेंस इसमें हो रहा है। यहां पर अगर आप कॉन्जुगेटेड पोजीशंस को अगर देखोगे, तो कॉन्जुगेटेड पोजीशंस तुम्हारे इस वाले कंपाउंड में दो आएगी। अगर आप यहां पर कॉन्जुगेटेड पोजीशंस अगर देखोगे, तो इसमें भी कॉन्जुगेटेड पोजीशन दो आएगी। तो आप ये सेपरेशन नहीं कर सकते हु विल शो मोर रेजोनेंस और हु विल शो लेस रेजोनेंस। Since both are having the equal number of conjugated positions, since both are having the same number of conjugated positions, in that situation, the number of resonating structures for both molecule will be the same. So you cannot separate these molecule on behalf of the number of resonating structure. तो रेजोनेंस के बाद आपको क्या फिनोमिना यूज में लेना है? रेजोनेंस के बाद में आपको यहां पर यूज में लेना है हाइपर कॉन्जुगेशन। आज अगर आप हाइपर कॉन्जुगेशन को अगर यूज में लेंगे, तो आपका हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? फ्री रेडिकल का एडजेसेंट कार्बन जो sp3 होगा, क्या मेरे फ्री रेडिकल का एडजेसेंट कार्बन sp3 है क्या? नहीं, ये तो sp2 है, मतलब यहां तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्या मेरे फ्री रेडिकल का पड़ोस वाला कार्बन sp3 है क्या? ये भी sp3 है और ये भी sp3 है। अगर दोनों sp3 हैं, इसका मतलब यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है। तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन अगर होगा, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे? 3 इधर और 2 इधर। यहां पर अल्फा हाइड्रोजन 5 होंगे, जबकि वहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने आएंगे? 0 आ जाएंगे। तो मतलब रेजोनेंस इसने भी करा, इसने भी करा, जितना इसने करा उतना इसने करा, लेकिन इसने हाइपर कॉन्जुगेशन भी करा, उसने नहीं करा। सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी? आज अगर आप कभी भी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी को अगर जस्टिफाई करेंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? डी इज मैक्सिमम स्टेबल, देन बी विल कम हियर। अब अगर अपन ए और सी की बात करें, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इस वाले कंपाउंड पर अगर आप हाइब्रिडाइजेशन अगर देखोगे तो sp आएगा, इस पर अगर आप हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो sp2 आएगा। sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.75। सॉरी, आज अगर अपन इस वाले पर हाइब्रिडाइजेशन देखें तो sp2 आएगा, और उस वाले पर हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो sp आएगा। sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.25 और इस पर होती है 2.75। तो मैंने क्या बोला? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? वो।
वो अपने ऊपर कभी भी डेफिशिएंसी को फेस नहीं कर सकता। या अपन ऐसा बोले, मैं बार बार शुरू से आपको बताता आया हूं, मैंने शुरू से बार बार आपको क्या बताया है कि बच्चों किसी भी डबल बॉन्डेड कार्बन पर अगर फ्री रेडिकल अगर आता है तो दैट विल बी द अनस्टेबल। तो डबल बॉन्डेड कार्बन पर रेडिकल तो अनस्टेबल होगा, यहां पर सिंगल बॉन्ड पर फिर भी कंपैरेटिवली स्टेबल हो जाएगा। तो हमारा C वाला स्ट्रक्चर आएगा, बाद में A वाला स्ट्रक्चर आएगा, और जैसे ही यहां पर C और A वाला स्ट्रक्चर आएगा, आप अगर स्टेबिलिटी का अगर कंपैरिजन करेंगे, सो इट विल बी द ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी एंड यू विल गेट द आंसर। तो हमारा कंसेप्ट वही है, वही फिनोमिना हम बार बार यूज में ले रहे हैं। मैंने जो केटायन में कंसेप्ट्स आपको पढ़ाए हैं, मैंने जो एनायन में कंसेप्ट्स आपको पढ़ाए हैं, वो लगभग कॉमन कंसेप्ट्स हैं। बस थोड़ा सा आपको याद रखना है कि केटायन को डोनर स्टेबलाइज करता है, जबकि एनायन को विड्रोअर स्टेबलाइज करेगा। सिमिलरली हमारे रेडिकल में भी वही कंसेप्ट्स यूज में आएंगे और उसी के बिहाफ पर हम आंसर को जस्टिफाई करेंगे।